बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं रोजगार के लिए मारा मारा फिर रहा था जब उस गांव में चला आया जिसमें खाला रहती थी। खाला जानती थी कि मैं बेरोजगार हूँ। वो कहने लगी, पुरानी हवेली पर एक चौकीदार की जरूरत है बेटा, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता यही कर लो। मैं कहने लगा, खाला क्यों नहीं, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मुझे एक आदमी के पास ले आई थी जो कि बहुत बड़ा वडेरा लग रहा था। मूंछों को ताव देते हुए उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर कहने लगा, हमारी हवेली कई सालों से खाली पड़ी है, लेकिन ये किसी की अमानत है। इस हवेली में रहने वाला इंसान अपने खानदान समेत दूसरे मुल्क चला गया है, लेकिन इसकी कई कीमती चीजें अभी भी इस हवेली में मौजूद हैं। इसलिए तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन तनख्वाह मुनासिब मिलेगी। देखो, हवेली की चीजें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो मुझे सारी हिदायत दे रहा था। मैं खुश हो गया कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। फिर दूसरे दिन ही नाश्ता करके उस हवेली में चला आया। 24 घंटे की मेरी ड्यूटी थी, जिसमें सोना चाहता तो सो भी सकता था। इस पुरस्कार और खूबसूरत हवेली को देखकर मैं हैरान रह गया। यकीनन इसके मालिकों ने इसे बड़ी चाहत से बनवाया होगा, क्योंकि इसकी हर चीज बहुत निफासत और आला ज़ौक़ की झलक दिखा रही थी। अब मैं हवेली के गेट पर ही बैठ गया। वो मेरी पहली रात थी। जैसे ही आधी रात गुजरी तो अचानक मुझे हवेली के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं हैरान था कि हवेली तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये बात महसूस करके कि अंदर कोई मौजूद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेख्तियार मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। वो पूरी रात मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कभी दिलकश हंसी की आवाज़ आती तो कभी सिसकने की आवाज़ें, तो कभी रोने कुरलाने की आवाज़। वो रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। सुबह खाला नाश्ता लेकर आई तो वो मुझसे पूछने लगी, बेटा कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें रात वाली बात बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर उन्हें बताता तो वो यही समझती कि शायद मैं काम ना करने का बहाना कर रहा हूँ। इसलिए ये बात मैंने अपने दिल में ही दबा ली थी। चुपचाप नाश्ता करने लगा और खाला की मेहरबानी का शुक्रिया भी अदा किया। फिर खाला कहने लगी, बेटा शाम को घर चले जाना और कपड़े बदल लेना। मेहर ने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। मेहर उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने उनकी बात सुनकर अस्बात में सर हिला दिया और फिर हवेली के अंदर बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला आया। गो कि मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस डर को दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था। अभी कपड़े बदल कर लेटा ही था कि अचानक मेरा दिल दहल कर रह गया जब मैंने हवेली के एक कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी थी। मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। मेरा नाम आबिद है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैं एक छोटे से गांव में अपने खानदान के साथ रहता था। मेरे अब्बा बीमार रहते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। पहले मैं वडेरे के खेतों पर काम करता था, लेकिन वहां मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता कि मेरा दिल बुरी तरह खराब हो गया था। इसलिए एक बार वडेरे से मुआवजा बढ़ाने को कहा तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उस दिन के बाद से मैं उसके खेतों में काम करने गया ही नहीं। मैंने जिद लगा ली थी कि या तो मैं शहर कमाने जाऊंगा या फिर कहीं और, लेकिन अब इस वडेरे की ज़मीनों पर काम नहीं करूंगा। अम्मा मेरी जिद देखकर परेशान हो गई। कहने लगी कि तेरा बाप बीमार पड़ा है और तुझे इस बात का एहसास नहीं। मुझे तो अपने पूरे खानदान का बहुत एहसास था। तभी तो सिर्फ 16 साल की उम्र से ही मैं कमाने लग गया था। 3 छोटे बहन भाई और भी थे। मुझे तो अपने पूरे खानदान का बहुत एहसास था। तभी तो सिर्फ 16 साल की उम्र से मैं कमाने लग गया था। 3 छोटे बहन भाई और भी थे। मैं जानता था कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यही सोचकर मैं दूसरे गांव चला आया जो हमारे गांव से बहुत बड़ा था। जब उस गांव में 2 दिन बाद ही मुझे चौकीदार की नौकरी मिल गई तो मैं बहुत खुश हुआ था। तनख्वाह भी मुनासिब थी और काम भी इतना मुश्किल नहीं था। मैं चाह रहा था कि जब तक मेरा रोजगार का कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता मैं यहीं चौकीदारी का काम करता रहूं।
यही वजह थी कि इस खाली हवेली में पहली रात बड़ी मुश्किल से मेरी गुजरी थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। दूसरे दिन मगरिब का वक्त हो रहा था और मैं उसके दरवाजे पर बैठा था। कभी पास से गुजरते एक आदमी से कहने लगा, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। उसने चारों तरफ देखा, फिर पुरस्कार लहजे में कहने लगा, पागल हो गई हो क्या भाई, कोई इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरता और आप मुझे यहाँ बैठने का कह रहे हो। वो आदमी बहुत डरपोक लग रहा था। जब मैंने उससे इस बात की वजह पूछी तो सरगोशी में कहने लगा, ये हवेली आसेब ज़दा है। अक्सर लोगों ने एक लड़की को इस हवेली के अंदर घूमते फिरते देखा है और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बिल्कुल खाली है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बेख्तियार मुझे रात वाली बात याद आई कि मुझे भी रात को इस हवेली के अंदर से सिसकियों की आवाज़ें आई थीं, जैसे अंदर कोई लड़की रो रही हो। अब उसकी बात का मैं क्या जवाब देता, वो सच ही तो कह रहा था। आदमी ने मुझे खामोश देखा तो कहने लगा, तुम मुझे एक मजबूर नौजवान लगते हो, तभी तो इस हवेली के चौकीदार बन गए, वरना हमारे गांव का कोई गरीब से गरीब आदमी भी होता तो वो कभी भी ये काम नहीं करता। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा था। फिर डरे डरे से लहजे में कहने लगा, क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में? वो कहने लगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मेरा नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। दरअसल जो इस हवेली का मालिक था उसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। न जाने वो रात भर बैठकर क्या क्या करता रहता था। कोई कहता है कि वो वजीफे पढ़ता था, तो कोई कहता है कि वो खतरनाक चिल्ले करता था, जिसके नतीजे में अक्सर इस हवेली में जिन्नात हाजिरी देते थे। शुरू से ही इसका यही काम था। यही वजह थी कि उसके घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो इन जिन्नात का इस कदर आदी हो गया कि इस हवेली में काम करने वाले मुलाजिम भी यहाँ से काम छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालिक के कमरे से कई खतरनाक और पुरस्कार वजूदों को निकलते हुए देखा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे मुलाजिम काम छोड़कर चले गए, सिर्फ उस मालिक की वजह से, क्योंकि उसे जिन्नात को रोज़ाना अपने सामने हाजिर करने का शौक़ था और वो इसके लिए ख़तरनाक वजीफ़े किया करता था। फिर उसकी ज़हनी हालत इस कदर ख़राब हुई कि वो अपनी सारी मालो दौलत, जायदाद वग़ैरह इस हवेली के किसी तय खाने में रख कर भूल गया। लेकिन कहते हैं कि जो कोई भी इस दौलत या फिर जायदाद के कागजात को उठाने जाता है तो वापस नहीं आता। इसीलिए लोगों के ऊपर इस हवेली का बहुत खौफ है। बहुत से ज़ेवरात और कागजात आज तक इस हवेली के असल मालिकों को भी नहीं मिल सके। फिर एक दिन वो मालिक इस हवेली से न जाने कहाँ गायब हो गया। कोई कहता है कि उसे अपने साथ जिन्नात उठा कर ले गए थे, तो कोई कहता है कि वो खुद ही ये हवेली छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके ख़ानदान वाले अब वापस यहाँ नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि यहाँ किसी चौकीदार वगैरह को रखवा देती है, ताकि हवेली के कागजात और ज़ेवरात इधर उधर ना हो। पहले तो गांव के ही किसी आदमी को तलाश करते रहे थे कि वो यहाँ पर चौकीदार बनकर ड्यूटी दे, लेकिन कोई भी आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तब न जाने तुम कैसे उन्हें नजर आ गए जो इन सारी बातों से अनजान थे। लेकिन तुम भी इस जगह पर काम करने से एहतियात करना, कुछ भी ऐसा वैसा महसूस हो तो भले ही ये काम छोड़ देना। वो आदमी तो मुझे समझा कर चला गया था, लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया। पहले ही बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, ऐसे में अगर ये नौकरी छोड़ देता तो दूसरा काम मिलना मुश्किल होता। फिर मुझे खाला के ऊपर फिर से गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे ये बात नहीं बताई। हालांकि उस आदमी ने कहा था कि ये बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि ये हवेली आसेब ज़दा है, लेकिन फिर भी मैंने खाला के ऊपर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। तीनों वक्त का खाना भी लेकर आती और फिर मेरे कपड़े धोकर देती। मुझे कपड़े भी इस्त्री किए हुए मिलते थे। वो एक मेहरबान औरत थी। अगर उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई तो उनका इसके पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं होगा। यही बात सोचकर मैं अपने आप को मुतमईन कर चुका था। जब से मुझे ये बात पता चली थी कि हवेली में ज़ेवरात और कागजात मौजूद हैं, तब से मैं अपनी ड्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़रा सी लापरवाही से इस हवेली में कोई नुकसान हो जाए। मुझे जिस काम के लिए रखा गया था, मैं अपना वो काम ईमानदारी से करूँगा।
यही सोच कर मैं अपना दिल मजबूत करके आज रात इस हवेली के गेट के बाहर बैठ गया था। तभी अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मरकजी दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर आया तो इतनी ज्यादा तादाद में कमरे देखकर हैरत से दो चार हो गया। 10-12 कमरे नीचे थे तो उतनी ही तादाद में ऊपरी मंजिल पर भी कमरे बने हुए थे। हवेली का अंदरूनी मंजर तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। यकीनन इस हवेली को बहुत ज्यादा दिलकशी से तैयार किया गया था। अब ये चीजें गिरने की आवाज किस कमरे से आई थी मैं इस बात से अनजान था, क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे पर ही ताला लगा हुआ था। लेकिन अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक कमरे का दरवाजा किसी ने अंदर से खोलने की कोशिश की हो। हालांकि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। दिल में ख्याल आया कि मैं एक लंबा चौड़ा मर्द हूँ, कैसे बच्चों की तरह घबरा रहा हूँ। जाकर देखूं तो सही कि वहाँ क्या है। यही सोचकर मैं उस कमरे के सामने आ गया जिसमें से अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। जाहिर है 1-2 बल्ब भी उस हवेली के रोशन थे, जो सिर्फ मेरी वजह से रोशन किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं चौकीदार था। फिर मैं पलटने ही वाला था कि अचानक फिर से वही रोने की आवाज मेरे कानों में आई तो मैं अपनी जगह पर खड़ा हिल भी ना सका था। अब तो मैं समझ गया कि कोई ऐसी वैसी बात जरूर है। इस कमरे से आने वाली ये आवाजें जो मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। तभी मैंने जी कड़ाकर एकदम से आवाज लगाई और कहने लगा, कौन है अंदर? कौन रो रहा है? बाहर आओ। मेरे सामने मेरे जवाब में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई थी। अब तो मैं समझ गया था कि कोई ऐसी वैसी बात जरूर है। इस कमरे से आने वाली ये आवाजें जो मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। तभी मैंने जी कड़ा के एकदम से आवाज लगाई और कहने लगा, कौन है अंदर? कौन रो रहा है? बाहर आओ। मेरे सामने मेरे जवाब में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई थी। न जाने उन कमरों की चाबियां कहाँ रखी होंगी, किसे इस कमरे में कैद किया गया है। लेकिन ये आने वाली आवाजें तो किसी लड़की की थी, और वो लड़की जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही सिसकियां आना बंद हो गई थी। कोई था जो मुझे पूरी शिद्दत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, और मैं इस एहसास से बखूबी वाकिफ भी था। फिर मैं जल्दी से बाहर गेट के पास आकर बैठ गया। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्ते और दूसरे जानवरों के बोलने की आवाजें मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थीं। और दूसरी बात तो ये थी कि इस हवेली के आसपास कोई घर भी नहीं था, क्योंकि ये गांव की निस्बतन एक बिल्कुल खाली जगह पर वाक़ई थी, जहां पर कोई गली वगैरह भी नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी दूर गांव शुरू हो जाता था, जहां पर गरीब गुरबा बसेरा किए हुए थे। बार बार मुझे उस आदमी की बातें याद आ रही थीं, जो कह रहा था कि ये हवेली आसेब ज़दा है। इस हवेली के मालिक को जिन्नात से मिलने का बहुत शौक था, और अक्सर वो इस हवेली में उन्हें हाजिर भी करता था। ये आने वाली आवाज़ें भी इसी बात का पेश खैमा साबित हो सकती थी, क्योंकि कोई तो राज था जो मुझसे छुपा हुआ था। दूसरे दिन खाला नाश्ता लेकर आई तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। कहने लगी, बेटा ऐसा करो, थोड़ी देर घर चलकर आराम कर लो। ऐसे लगता है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। खाला की बात मानकर मैं उनके घर आ गया था। मेहर तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। न जाने क्यों ऐसा लगता जैसे मुझे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हों। हालांकि मैं तो इस काबिल भी नहीं था। वो एक खूबसूरत लड़की थी और मैं ठहरा एक गरीब नौजवान। भला मैं उससे एक ऐसी अच्छी जिंदगी कैसे दे सकता था। फिर मैं थोड़ी देर तक सोता रहा। दोपहर में उसने ही मुझे उठाया था। वो मुझे खाने के लिए जगा रही थी। खाना खाकर मैं उससे बातें करने लगा। अचानक ही मेरे जहन में उसी हवेली में होने वाला वाकया घूमने लगा, तो मैं मेहर से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस हवेली में ऐसा क्या राज है? क्योंकि रात भर मुझे अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर वो चौंक गई थी। फिर अनजान बनकर कहने लगी, कैसी आवाज़ें? मैंने उसे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है मेहर, मुझे सच सच बताओ, क्या हवेली में कोई ऐसी वैसी बात है? क्या वो हवेली आसेब ज़दा है? उसने नजरें झुका लीं। फिर कहने लगी, हाँ, ये बात मुझे और अम्मा को मालूम थी, लेकिन खाला ने मुझे कहा था कि तुम्हें लाजमी किसी काम पर लगवा दिया जाए, क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब हैं।
इसीलिए अम्मा को जब ये चौकीदार का काम नजर आया तो उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने को कहा कि इस हवेली का क्या राज है। अगर तुम्हें ये बात पता चल जाती तो शायद तुम ये काम कभी नहीं करते। मेहर की बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उससे कहने लगा कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मुझे सच सच बताओ कि हवेली में ऐसा क्या राज छुपा है, क्योंकि मुझे रात भर किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। ये सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दहशत ज़दा लहजे में कहने लगी, तो इसका मतलब है कि सच में ही वहाँ पर ऐसी कोई बात है? कैसी बात? उसकी बात पर मैं हैरान रह गया था। तो वो पुरस्कार लहजे में कहने लगी, दरअसल ये बात पूरे गांव में मशहूर है कि हवेली में एक लड़की रहती है जो अक्सर लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उस लड़की का वजूद हवेली से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए वो रात भर रोती रहती है और उसके रोने की आवाज़ें इस गांव में मौजूद अक्सर लोगों ने अपने कानों से सुनी है। मुझे तो ये बात मन घड़त लगती थी, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। इसका मतलब है कि ये बात सच थी। वो बड़ी हैरत ज़दा लग रही थी। मैं जो इससे ये बात पूछना चाहता था, उल्टा उसके हैरान होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। इसका मतलब था कि उससे भी कुछ मालूम नहीं था। मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी करने आ गया था। आज मैं अपने साथ एक किताब भी लेकर आया था ताकि वक्त गुजारी के लिए इसका मुताला कर लूं। मैं हवेली के उस हिस्से में बैठा हुआ था जहां पर पुराने पेड़ पौधे उगे हुए थे, लेकिन पानी ना देने की वजह से ये बिल्कुल सूख चुके थे। मैं अभी बैठा किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक एक दरख्त के पास से कोई तेजी से गुजर गया, जिसकी शाखें अभी भी हिल रही थी। मैं एकदम से ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं उस वजूद को हवेली के अंदर जाते हुए देख चुका था। मुझ पर अजीब कपकपी तारी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे वही लड़की जिसके रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, वो हवेली के अंदर गई है। तभी किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई तो मैं तेज़ी से अंदर चला आया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। यकीनन इस कमरे में कोई गया है, लेकिन कल तक तो ये सारे कमरे बंद थे और उनके दरवाज़ों पर ताला भी लगा हुआ था। लेकिन आज किसने ताला खोला है, यही देखने के लिए मैं तेज़ी से उस कमरे में आया। सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे ये सामान ज़्यादा पुराना नहीं, बल्कि अलमारी के कपड़े और बिस्तर पर पड़ी हुई दीगर चीज़ें किसी ने कमरे की पूरी तलाशी ली थी। जबकि किसी के भागने की आवाज़ मैंने सीढ़ियों पर सुनी तो मैं तेज़ी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो वजूद तो बिजली की तेज़ी से भागने में कामयाब हो गया था। आखिरी बार मैं उससे लॉन की छोटी दीवार से कूदते हुए देख चुका था। अब मैं अपना सर थाम कर रह गया। इसका मतलब था कि कोई चोरी करने के इरादे से इस हवेली के अंदर आया था। लेकिन क्या इस हवेली की चाबियां इसी के पास हैं जो यहाँ चोरी करने आया था? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगली सुबह मैं उस आदमी के पास गया था और मैंने इस वाक़े का जिक्र उसके सामने किया। उसी ने तो मुझे यहाँ पर काम पर रखा था। मुझे शाबाश देते हुए कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस चोर को भागने पर मजबूर कर दिया। तुम नहीं जानते कि इस हवेली के अंदर जो ज़ेवरात वगैरह रखे हैं वो करोड़ों के हैं, इसलिए हमें मिलकर भी इन्हीं ज़ेवरात की हिफाजत करनी होगी। ये हवेली बहुत बड़ी है और पता भी नहीं कि वो कहाँ रखी है। ऐसे में इस हवेली के अंदर आने वाला चोर जो कोई भी था, ज़रूर उसे ज़ेवरात के बारे में मालूम होगा, तभी वो चोरी करने के इरादे से आधी रात को यहाँ आया था। उस आदमी ने मुझे होशियार रहने को कहा और वापस हवेली में जाने को कहा, लेकिन एक कमरा जो अब खुल चुका था उससे मैंने दोबारा बंद कर दिया। फिर अगली रात मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। जब मैं उस हवेली के अंदर ही मौजूद था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक लड़की को हवेली की छत पर जाते हुए देखा। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। वैसे तो कई दिनों से किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास मुझे इस हवेली में हो रहा था, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देखा तो खौफ के मारे मैं बुत बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि उसका पीछा करते हुए ऊपर छत पर चला जाऊं, लेकिन अचानक ही मुझे गांव के आदमी की बात याद आई जिसने कहा था कि ये हवेली या सेबज़दा है, कहीं ये भूतनी वगैरह तो नहीं। इसी ख्याल से गोया मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। मैं बाहर आकर बैठ गया कि कोई भी खतरे वाली बात होगी तो यहीं से खाला के घर चला जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ नौकरी करना दुश्वार हो गया था।
अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे कमरे के दरवाजे जोरदार अंदाज में खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने उससे पूरी जान लगाकर खोला हो। हालांकि मैं तो इस कमरे को अच्छी तरह बंद करके आया था, कहीं कोई बड़ी चोरी ना हो जाए। इसी ख्याल से मैं दौड़ा दौड़ा अंदर गया था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, जबकि उस कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। मेरे पूरे वजूद पर कपकपी तारी थी। न जाने क्यों मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही पलटने लगा तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक झटके से पीछे की जानिब हुआ, मेरे सामने खड़ी वजूद को देखा और पत्थर का हो गया, क्योंकि वो एक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत ही अजीबोगरीब था। आंखें बिल्कुल सफेद जो अंधेरे में भी चमक रही थी, जबकि उसका सफेद लिबास जो साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, लेकिन उसके पांव अंधेरे में गायब थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में मौलिक होकर मेरे सामने खड़ी हो। वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। मैं खौफ से कांपती हुई आवाज में उससे कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तो 4 साल से यहाँ रह रही हूँ। तुम यहाँ इस हवेली की देखभाल करते हो, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? मैं हैरान होकर उससे पूछ रहा था। मुझे देखकर तुम समझ तो गए होगे कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन आती हूँ। 4 सालों से मुझे इस हवेली के मालिक ने कैद कर रखा है, सिर्फ अपनी गैर फितरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन उसने तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया है? क्या तुम इंसान नहीं हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो खूबसूरत जिनसादी एक जिन्नात के खानदान से ताल्लुक़ रखती है। तभी उसकी आंखों में आंसू आए और फिर वो सिसकियां लेने लगी। ऐसे ही आवाज़ आ रही थी जैसे हर रात मुझे इस हवेली के कमरे से सुनाई देती थी। वो रोते हुए कहने लगी, वो बड़ा ही जालिम इंसान था। उसने न जाने कितना खतरनाक चिल्ला करके मुझे अपने सामने हाजिर किया। मैं चाहती तो उससे पल भर में अपने खौफ से मार सकती थी, लेकिन मुझे भेजने वाला शहंशाह जिन्नात था, क्योंकि जब भी वो खतरनाक वजीफा कोई इंसान करता है तो हमें लाजमी उसकी जिंदगी में आना पड़ता है। शहंशाह जिन्नात ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस आदमी के पास चली जाऊं। हालांकि मैं एक जिन्नात से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे उस आदमी की जिंदगी में भेज दिया, क्योंकि वो किसी जिन जाति से मिलने की ख्वाहिश रखता था। वो मेरे जरिए अपने किसी दुश्मन को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसका काम करने से मना कर दिया, क्योंकि हम नेक जिन्नात हैं। हम अपने हाथ से या अपने किसी अमल से किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाते। इसीलिए मैंने उस आदमी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तो वो गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि वो मेरा हाकिम बन चुका है, अब वो मेरा मालिक है, जो चाहे मुझसे सलूक करे। जबकि मैं उस वजीफे की वजह से उसके सामने अपनी सारी ताकतें खो चुकी थी। फिर उसने बदले की आग में आकर मुझे हमेशा के लिए इस हवेली के अंदर कैद कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जाती और हर रात मेरी चीखें इस हवेली के दरो दीवार में गूंजती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी के घर वालों को भी इल्म हो गया कि मेरा वजूद यहाँ पर कैद है। तभी तो वो इस हवेली को खाली करके चले गए। जब हवेली खाली हो गई तो वो आदमी कहने लगा, तुम मेरे दुश्मन को मार दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन ये बात मेरे लिए नामुमकिन थी। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया, जबकि मैं एक ऐसी कैद में आ चुकी थी जहाँ से आज़ादी का मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी भी हर रात गांव के लोग मेरी आवाज़ें सुनते हैं। वो जानते हैं कि इस हवेली में एक जिन साथी रहती है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता, इस खौफ से कि कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। अगर मैं ऐसी जालिम जिनसाती होती तो ज़रूर उस आदमी के कहने पर किसी इंसान को मार डालती। लेकिन सब मुझसे खौफ खाते हैं, कोई भी हवेली का रुख नहीं करता। हालांकि इस हवेली में अगर कोई चोरी की नीयत से आता है तो मैं यहाँ पर रखे हुए माल की भी हिफाजत करती हूँ। लेकिन तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकती? अब मैंने अपने दिल में आई बात पूछ ली थी, क्योंकि इस हवेली से बाहर कदम रखते ही शायद मैं मर जाऊं। उसने इस हवेली के चारों तरफ मेरे भागने के रास्ते मसदूद कर दिए हैं। अगर मैंने इस हवेली से बाहर कदम भी रखा तो मेरा वजूद उन गांव वालों के सामने जाहिर हो जाएगा और फिर वो मुझे पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक ऐसी जिनजाती हूँ जो इन गांव वालों को डराने धमकाने आई हूँ। वो ये समझते हैं कि मेरे खौफ से इस हवेली में रहने वाला ख़ानदान इस हवेली को छोड़कर चला गया, जबकि हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे उस मासूम जिनसाती पर बहुत तरस आ रहा था।
वो रोती हुई आंखों से मुझे अपनी अजीब व गरीब कहानी सुना रही थी। मैं हैरान भी था कि उसने मुझे अपना हमदर्द कैसे समझा। जब ये बात मैंने उस जिनसादी से पूछी तो वो कहने लगी, दरअसल तुमसे पहले जो भी इस हवेली का रखवाला आता था वो मेरे वजूद से खौफ खाकर मुझे गांव में बदनाम कर देता, लेकिन तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मेरी आवाज़ें सुनी लेकिन फिर भी किसी के सामने मेरा जिक्र नहीं किया। मैं समझ गई कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए और ना ही मुझे बुरा समझते हो, तभी मैंने अपने दुखी दिल की कहानी तुम्हें सुनाई है। फिर मैंने अपना दिल मजबूत किया और उस जिनसादी से कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? कोई तो वजह होगी जिससे तुम इस हवेली से आज़ाद हो जाओ। इस हवेली के मालिक ने मुझे यहाँ कैद करने के लिए एक आमिल की मदद ली थी, लेकिन वो आमिल इस गांव का नहीं है, बल्कि दूर जंगल में उसकी एक झुग्गी है जहाँ पर वो औरतों का इलाज करता है। वहीं पर औरतें उसके पास जाती हैं, तो किसी तरह उस आमिल के पास जाकर उससे इस अमल का तोड़ ले आओ या फिर उसे यहाँ पर ले आओ। मैं खुद ही उसके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, तो शायद उससे मुझ पर रहम आ जाए। ये काम अगरचे मुश्किल था, लेकिन मैं उस जिनसादी की खातिर हर मुश्किल से टकराने को तैयार था, क्योंकि मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। बेचारी कितने सालों से इस कैद की अजियत बर्दाश्त कर रही थी। जब मैंने उसकी मदद करने को कहा तो वो निहायत खुश नजर आई। फिर राज़दारी से कहने लगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरे सीने में एक ऐसा राज छुपा है जिससे इस गांव का रहने वाला कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन वो राज मुझे पता है, मैं तुम्हें बताऊंगी, जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे किसी दौलत की लालच नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। अगले दिन मैं खाला के घर चला आया था। मेहर मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे पसंद करती है। दोनों माँ बेटी खालू के मरने के बाद अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी। तभी मैं बातों ही बातों में खाला से कहने लगा, यहाँ पर कोई आमिल वगैरह रहता है? गांव की औरतें किसी आमिल के पास जाती हैं? खाला मेरी बात सुनकर चौंक गई। कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा, क्या तुम्हें कोई काम है? तो मैं गड़बड़ाते हुए कहने लगा कि नहीं, दरअसल मैं अब्बा की वजह से परेशान हूँ। उनकी बीमारी की कोई समझ नहीं आ रही। गांव में मुझे किसी ने बताया था कि अब्बा के ऊपर कहीं किसी ने कोई अमल वगैरह न कर दिया हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी आमिल को आप जानती हैं तो बताएं। तो खाला कहने लगी, हाँ, ये 60 वाली पड़ोसन ज़किया अक्सर एक आमिल के पास जाती है कि उसकी 10 साल से औलाद नहीं है, ये उसका पता जानती है। बेटा, मैं तो कभी उसके पास नहीं गई क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। मैं भी मेहर के रिश्ते के लिए परेशान हूँ, चाहती हूँ कि उसे जल्द अपने घर का कर दूँ। खाला बहुत परेशान नजर आ रही थी। तभी मेहर गुस्से से खाला के पास आई और कहने लगी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में उदासी थी। न जाने क्यों मैंने नजरें चुरा ली थी। शायद वो इस आस पर शादी से इनकार कर रही थी कि मैं अम्मा अब्बा को उसके रिश्ते के लिए भेजूं, लेकिन हम अभी हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो ऐसे में मैं भला उससे कैसे शादी कर सकता था। लेकिन खाला मजीद इंतज़ार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहने लगी थी। खाला का कहना था कि 7 वाली पड़ोसन हर जुमेरात को उस आमिल के पास जाती है। फिर उस दिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया, सिर्फ इसी वजह से ताकि मुझे आमिल के ठिकाने का पता चल जाए। मैं चुपके चुपके उसके पीछे जा रहा था। मैंने देखा गांव में दूसरी औरतें भी उस ग्रुप में शामिल हो गई थी जो उससे आमिल के आस्ताने की तरफ जा रहा था। शायद वो हर जुमेरात को ही बैठता था। काफी लंबा रास्ता था, लेकिन बिल आखिर मैं उसका पता लगाने में कामयाब हो गया। सामने ही उसकी झोंपड़ी थी, लेकिन उसके पास एक मुरीद भी खड़ा था। जब सारी औरतें फारिग हो गईं, तो मैं उस आमिल के सामने गया। क्या बात है नौजवान, किस काम के सिलसिले में आए हो? अब वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था क्योंकि वो सिर्फ औरतों का इलाज किया करता था। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आज से कई साल पहले तुमने एक खतरनाक अमल करके किसी मासूम जिनसादी को उस हवेली में कैद कर दिया था। आज वक्त आ गया है कि उसे उसकी कैद से आज़ाद कर दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से उबल पड़ी और कहने लगा, लगता है कि तुम उस जिनसादी का राज जान गए हो, लेकिन याद रखना, इस काम के लिए मुझे लाखों रुपए मिले थे जो मैंने सारे अपने बड़े आमिल के हवाले कर दिए क्योंकि उसने मुझे काम सिखाया था। अब मैं उस मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता।
अगर उस जिनसादी को मैंने आज़ाद कर दिया तो फौरन ही उस आदमी को पता चल जाएगा जो हवेली का मालिक है। वो पहले ही मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि जिनसादी से शादी करने की ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वो जिनसादी शैतान सिर्फ नहीं बल्कि एक नेक जिनसादी थी। वो अपने ही जैसे किसी जिनसाद से शादी करना चाहती थी। आमिल ने तो एक नई कहानी सुनाई थी। मैं हैरान होकर उसकी शक्ल देख रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हवेली का वो मालिक उस जिनसादी से शादी करना चाहता था? उसने एक ठंडी सांस भरी, फिर कहने लगा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो लालच में अंधा हो चुका था। न सिर्फ जिन्नात की ताकतें पाना चाहता था, बल्कि वो किसी जिनसादी से शादी करके अपने आप को जिन्नात की दुनिया में लेकर जाना चाहता था, ताकि उससे उनकी जिंदगी के बारे में मालूम हो सके। वो अपनी इन ख्वाहिशात में बिल्कुल ही अंधा हो गया था। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पर उसके लिए खास अमल किया, जो हम दोनों ने मिलकर किया था। वो जिनसादी उसकी दुनिया में आ तो गई थी और उसका हर हुक्म मानने के लिए भी तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो उससे किसी को मारने का कहने लगा तो जिनसादी ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे जरिए उस जिनसादी को कैद करवा दिया और मुझे बदले में लाखों रुपए दिए। यही वजह है कि मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि मैंने वो सारे पैसे अपने बड़े आमिल को दे दिए थे। उसी ने मुझे ये सारा काम सिखाया है। अब तुम ही बताओ, मैं उस मालिक से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन मैं उस मासूम जिनसादी की मदद करना चाहता हूँ। मैं बेबसी से उस आमिल से कहने लगा तो वो सोच में डूब गया। फिर कहने लगा, उसे आज़ादी एक तरीके से मिल सकती है। मैं तुम्हें इसका तोड़ ज़रूर बता सकता हूँ जो मैंने उस पर अमल किया है, लेकिन वो तोड़ मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम ये काम कर सकते हो और हवेली के उस मालिक को खबर भी नहीं होगी। इस तरह से मेरी जान बच जाएगी। आमिल की इतनी मदद मेरे लिए काफ़ी थी। मैं उससे कहने लगा, ठीक है, वो मुझे बताओ। मैं उस जिनसादी को आज़ादी दिलवाने के लिए हर काम करने को तैयार हूँ। फिर उसने मुझे जो काम बताया था उससे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका कहना था कि हवेली के खुफिया तय खाने में एक हंडिया रखी है जिस पर लाल कपड़ा लपेट रखा है। उस हंडिया में जिनसादी के कपड़ों पर एक खास अमल किया गया है। तुमने वो कपड़े उसी दरख्त पर लटका देने हैं जो एक पुराने कब्रिस्तान में मौजूद है। वो दरख्त बरकत का है और उस बरकत के दरख्त पर एक बहुत बड़ा जिन्नात रहता है। वो जिनसादी के कपड़ों की खुशबू से पहचान जाएगा कि ये कपड़े किसी जिन्नात के हैं। तब वो तुम्हारे सामने हाजिर होगा और तुमसे पूछेगा कि ये कपड़े कहाँ से आए, तो तुम उससे पूरी बात बताना। उसके बाद वो तुम्हारी मदद करेगा उस जिनसादी को आज़ादी दिलवाने की, क्योंकि वो एक ताकतवर जिन्नात है। ये बात मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर वो रहता है जिसके बारे में गांव वालों को भी कोई खबर नहीं। इस कदर खौफनाक काम सुनकर तो मैं दहशत ज़दा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उससे वादा कर चुका था कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, इसलिए मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। आमिल से मिलकर अब मैं वापस आ गया था। वो जिनसादी ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं उससे कुछ भी बताना नहीं चाहता था कि जो काम आमिल ने करना था वो उसकी खातिर मैं सरंजाम दे रहा हूँ। हालांकि मुझे उस बात की कोई परवाह भी नहीं कि मुझे कोई नुकसान ना पहुँच जाए। अब मैं उसी तय खाने को तलाश कर रहा था। जिनसादी के खौफ से गांव वाले तो इस हवेली में कदम भी नहीं रखते थे, इसलिए मुझे गांव वालों का कोई खौफ नहीं था, जबकि जिनसादी की मौजूदगी मेरी हिम्मत हौसला दे रही थी। मुझे हिम्मत हौसला दे रही थी कि कोई तो मेरे साथ है जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर ये जिनसादी इस हवेली से आज़ाद हो गई तो गांव वालों का खौफ भी खत्म हो जाएगा। यही सोचकर मैं खुश था। पूरी रात हाथ में टॉर्च पकड़े मैं इस तहखाने को तलाश करता रहा, लेकिन अचानक ही मेरी कान में सरगोशी की आवाज़ आई। वो जिनसादी की आवाज़ थी जो मुझसे पूछ रही थी कि मैं किसकी तलाश में हूँ। हालांकि अचानक वो मेरे सामने हाजिर हो गई थी। उसे अचानक देखकर मैं पहले दिन की तरह घबराया हरगिज़ नहीं था। फिर मैंने उससे कह दिया कि मैं वो तहखाना तलाश कर रहा हूँ जो इस हवेली की खुफिया जगह पर बना हुआ है। वो जिनसादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं उस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तहखाना कहाँ है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे एक गोल दरवाज़ा है। उस दरवाजे को खोल कर देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसकी हिदायत पर जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास गया तो वो दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला तो सामने छोटी सीढ़ियाँ जो नीचे ज़मीन की तरफ जा रही थीं। मैं समझ गया कि यही वो तहखाना है, लेकिन अंदर छाया अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा
मेरा इस्तकबाल कर रहा था। फिर भी मैं अपना दिल मजबूत करके उसके अंदर चला आया। जल्दी जल्दी से वो हंडिया तलाश कर रहा था जिसमें जिन साथी के कपड़े रखे थे। फिर सामने ही मुझे वो एक बंद अलमारी के अंदर मिल गई थी, जिसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। यकीनन उस आमिल ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, वो भी सच में उस जिनसाती को इस कैद से आज़ाद करवाना चाहता था। अब मैं उस हंडिया को लेकर ऊपर आ गया था। मैं जानता था कि जिनसाती मुझे देख रही है कि मैं इस हवेली में क्या करता फिर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आज की रात ही सारा काम निपटा दूं। मैंने देखा रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त इस पुराने कब्रिस्तान में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आधी रात का वक्त था और गांव में तो वैसे ही वक्त से पहले सन्नाटा छा जाता था। फिर भी मैंने हिम्मत की, हवेली का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और इस हंडिया को लेकर उसी पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। अगरचा रास्ते में चंद कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे थे, जिनसे बमुश्किल मैंने अपना पीछा छुड़वाया था और इस हंडिया को मजबूती से अपनी चादर में छुपा लिया। अब मैं उसी बरगद के दरख्त को तलाश कर रहा था। कब्रिस्तान में मामूल से ज्यादा दहशत थी, क्योंकि आधी रात का वक्त था और यहाँ कोई गोरकन भी नहीं था, वरना वो मुझे आधी रात को यहाँ आते देखकर अजीब व गरीब सवाल जरूर करता। सामने ही वो बरगद का पेड़ नजर आया, जिसकी शाख जमीन को छू रही थी। देखने के अंदाज से ही पता लगता कि वो दरख्त आसेब सदा है, लेकिन जैसे ही मैंने जिनसाती के कपड़े उस तरफ रखे, अचानक ही जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं आगे भी नहीं बढ़ सका था। जैसे ही पलट कर देखा, सामने खड़े खौफनाक वजूद को देखकर मैं दहशत ज़दा रह गया। वो कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि यहाँ पर मेरे खौफ से कोई भी नहीं आता, और तुम्हारे पास एक जिनसाती के कपड़े, इसका मतलब है कि तुम हमारे जिन्नात को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं हो। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने फौरन ही उसकी गलतफहमी दूर की थी, मबादा वो कोई मुझे ही नुकसान न पहुँचा दे। वो कहने लगा, कैसी मदद, मुझे बताओ। फिर मैंने उससे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसके कबीले की एक जिनसाती उस पुरानी हवेली में कैद है, जहाँ पर गांव वाले जाना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि वो सब जिनसाती को अपना दुश्मन समझते हैं, उसे गलत समझते हैं। हालांकि वो एक मासूम जिनसाती है जो 4 साल से कैद की जिंदगी गुजार रही है। वो जिनसात ये सुनकर हैरान रह गया। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, पहली बार किसी इंसान को किसी जिन्नात की मदद करते हुए देख रहा हूँ। हालांकि तुम इंसान तो बड़े ही मक्कार और चालाक होते हो, हमसे बड़े बड़े काम निकलवाना चाहते हो, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन तुम एक अच्छे नौजवान नजर आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मुझे वहीं पर ले जाओ जहाँ पर वो जिनसाती कैद है। मैं खुश हो गया था कि वो जिनसात मेरी मदद करने के लिए तैयार है। फिर उसने मुझे हवेली से दूर जाने को कहा था और मुझसे कहने लगा कि मैं खुद ही इस जिनसाती को आज़ाद करवा लूँगा, क्योंकि मैं हर किस्म के अमल से गुजर सकता हूँ। मैं एक ताकतवर जिनसात हूँ। मैं 100 सालों से वहाँ दरख्त पर बैठकर अपनी ताकत बढ़ाने के वजीफे कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। फिर तो जैसे तेज तेज हवाएं चलने लगी। आधी रात को गांव वालों को खबर भी न थी कि इस गांव में क्या हो रहा है। हवेली में कैद वो जिनसाती आज आज़ादी पाने में कामयाब होने वाली थी। अचानक ही मिट्टी का तूफान चारों तरफ फैल गया था। तेज हवाएं चलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी खतरनाक अमल का तोड़ होने जा रहा हो। फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे वहां पर खामोशी महसूस हुई, तो मैं उस हवेली के अंदर चला आया। आज यहाँ पर किसी का वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचो विचार में डूब गया। ऐसे लगता कि वो जिनसाती आज़ाद हो चुकी है। यही सोचकर मैं मुतमईन हो गया। फिर मैं अपनी ड्यूटी पाबंदी से सरअंजाम देने लगा। लेकिन सुबह हुई तो गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि रात को ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था, कोई तो उसके पीछे वजह होगी। उनकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंस दिया। वजह सिर्फ मुझे मालूम थी, क्योंकि इस हवेली में कैद वो जिनसाती जिसे गांव वाले अपना दुश्मन समझते थे, वो आज़ाद हो चुकी थी। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो अपनी दुनिया में वापस चली गई थी। फिर एक दिन मैं उस हवेली में ही मौजूद था जब अचानक मुझे पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब है कि वो जिनसाती अभी भी इस हवेली में मौजूद है। मैं जैसे ही दहशत ज़दा होकर वहां से भागने लगा तो अचानक जिनसाती की आवाज़ पर रुक गया। अब वो मेरे सामने ही थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझसे मत घबराओ, मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ।
कैसा वादा? मैं घबरा कर उससे कहने लगा, वही वादा जो मैंने तुमसे किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझे आज़ादी दिलवाओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। आज वही राज मैं तुम्हें बताने आई हूँ। कैसा राज? मैं जानने का मुंतजिर था। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, उस दिन जिस तय खाने में तुम गए थे, उसी तय खाने के अंदर हवेली के मालिक ने वो जेवरात छुपा कर रखे हैं जो वो किसी को भी देना नहीं चाहता था। वो जेवरात उसने मेरे लिए बनवाए थे, क्योंकि मैंने एक बात तुमसे छुपाई कि वो इंसान मुझसे शादी करना चाहता था। उस दिन उसने मुझे वही जेवरात पहनने को कहा। उसकी बात से मैंने इनकार किया तो बदले में उसने मुझे इस कैद में डाल दिया था। लेकिन वो जेवरात जो सिर्फ मेरे लिए बनवाए गए थे, वो आज भी उसी तय खाने में मौजूद हैं। उन्हें तुम जाकर हासिल कर लो, क्योंकि मैं वो तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ और इस बात का मेरे अलावा किसी को भी इल्म नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि अगर किसी को पता चल गया या हवेली के मालिक को ही इस बात का इल्म हो गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो जिनसादी कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हवेली का मालिक अपने उन अमाल की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं है। इस बात पर तो मैं खुश हो गया था कि मैं उन जेवरात को हासिल करूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उस जिनसादी का शुक्रिया अदा किया और अगले ही दिन वो सारे जेवरात हासिल कर लिए। मैंने वो जेवरात सबसे छुपा लिए थे और फिर अब्बा की खराब तबीयत का बहाना करके वापस अपने गांव लौट गया। अब्बा का शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। चंद दिनों बाद भी उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मैंने भी शहर में एक कारोबार शुरू कर दिया और अपने पूरे खानदान को लेकर वहां शिफ्ट हो गया। चंद दिन बाद मैंने मेहर और खाला को भी अपने घर ही बुलवा लिया था। खाला आज भी मुझसे पूछती हैं कि मैं अचानक वहां की नौकरी छोड़कर क्यों आ गया था, लेकिन ये राज तो मैं अपने सीने में दफन कर चुका हूँ। फिर चंद साल गुजरे और मैंने मेहर से शादी कर ली। आज वो मेरी संगत में एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। ऐसी ही जिंदगी गुजारने का ख्वाब तो मैंने सोचा था कि मैं मेहर को एक खूबसूरत घर और शानदार जिंदगी दूं, जिसमें वो खूब अच्छी तरह जिंदगी गुजारे, ना कि महरूमियों भरी एक गरीब सदा जिंदगी, वो जो अपने घर गुजार कर आई थी। आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हो चुके थे। उस मासूम जिनसादी की मदद करने की वजह से मेरी भी दिल की कई ख्वाहिशें पूरी हो गईं और इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।